क्या हो अगर जिस इंसान का तुमने सालों तक इंतजार किया वो लौटे लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्या हो अगर तुम्हारा प्यार ही तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। और क्या हो अगर उस बदलाव के पीछे कोई ऐसा राज छुपा हो जो सब कुछ बदल दे। आज की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि भरोसे, बदले और एक ऐसे सच की है जो दिल तोड़ भी सकता है और इतिहास भी बना सकता है। आकाश शराब के नशे में पूरी तरह से डूब चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें जलती हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में जहर भरा हुआ था। वो ईशा के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, बहुत हो गया ईशा, अब बस। तेरा वो सूरज मर चुका है, समझी तू? और अब तू सिर्फ मेरी गुलाम है। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जो डर पैदा करती थी। ईशा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे दर्द के बीच भी उसका भरोसा जिंदा हो। वो कांपती आवाज में बोली, मेरा सूरज जिंदा है और वो जरूर आएगा, तुम्हें तुम्हारे हर पाप की सजा देने। उसकी बातों में डर नहीं, बल्कि विश्वास था, अटूट विश्वास। ईशा की यही हिम्मत आकाश को और भड़का देती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, अच्छा, तो बुला अपने सूरज को। आज आज मैं तेरे इस वहम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपना हाथ उठाता है, ईशा को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए। डर के मारे ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। लेकिन कुछ सेकंड बीत जाते हैं और थप्पड़ नहीं पड़ता। धीरे धीरे ईशा अपनी आंखें खोलती है और जो वो देखती है उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। आकाश का हाथ हवा में ही रुका हुआ था। किसी ने उसका हाथ पीछे से मजबूती से पकड़ रखा था। आकाश गुस्से में पलटकर देखता है और जैसे ही उसकी नजर उस शख्स पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो शख्स कोई और नहीं, सूरज था। लेकिन ये वो पुराना सूरज नहीं था। उसके चेहरे पर अब मासूमियत की जगह आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में दर्द नहीं, ताकत थी। और उसने एक शानदार रौंपदार सूट पहन रखा था। वो अब एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। सूरज बिना कुछ कहे आकाश का हाथ झटक देता है। आकाश लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। सूरज आगे बढ़ता है, अपनी फाइल टेबल पर रखता है और ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना, जब मैं वापस आऊंगा तो कानून मेरे हाथ में होगा। ये शब्द सुनते ही ईशा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसका दिल यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसका सूरज सच में लौट आया है, और वो भी इतना बड़ा बनकर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। उधर सूरज तुरंत फोन निकालता है और पुलिस को आदेश देता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच जाती है। आकाश अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था, शौक में, गुस्से में और शायद डर में भी। पुलिस उसे पकड़कर हथकड़ी पहनाने लगती है। लेकिन जाते जाते आकाश एक कुटिल मुस्कान के साथ ईशा की तरफ देखता है और कहता है, ईशा, ये जो तू देख रही है ना, ये वो पुराना सूरज नहीं है। अब ये कलेक्टर बन चुका है और ये तुझे कभी नहीं अपनाएगा। उसकी ये बात जैसे हवा में तीर की तरह तैर जाती है, लेकिन ईशा उसे अनसुना कर देती है। उसके हाथ में एक फूलों की माला थी, जिसे उसने सूरज के लिए संभाल कर रखा था। वो खुशी से भरे दिल के साथ सूरज की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, उम्मीदें थीं, प्यार था। वो जैसे ही सूरज को माला पहनाने के लिए अपना हाथ उठाती है, अचानक सूरज अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। उसका ये व्यवहार जैसे किसी ने ईशा के दिल पर सीधा वार कर दिया हो। सूरज ने न सिर्फ माला को, बल्कि ईशा की भावनाओं को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो वहां है ही नहीं। ईशा स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगती है। सूरज बिना एक शब्द बोले, बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाता है। ईशा घबराकर उसके पीछे दौड़ती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ सूरज? तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? मैं हूं, तुम्हारी ईशा। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल टूट रहा था। लेकिन सूरज के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो उसे ऐसे देखता भी नहीं जैसे वो उसके लिए एक अजनबी हो। और फिर वो उसे पार करके आगे बढ़ जाता है, जैसे उनका कोई रिश्ता कभी था ही नहीं।
ये पल ईशा के लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। टूटी हुई, बिखरी हुई ईशा धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ती है। वो कान्हा जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके कानों में बार बार आकाश की वही बात गूंज रही थी। वो पुराना सूरज नहीं रहा, अब वो बदल चुका है। लेकिन क्या सच में सूरज बदल गया है, या उसके इस व्यवहार के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी सामने आना बाकी है? कहानी अभी शुरू हुई है। मंदिर के कोने में बैठी ईशा की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और दिल में उठता दर्द जैसे हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। सामने कान्हा जी की मूर्ति थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर प्रार्थना अधूरी रह गई हो। जिस पल का उसने सालों तक इंतजार किया, वही पल आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया था। क्यों? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। आखिर क्यों सूरज ने ऐसा किया? उसकी उंगलियां अब भी उस माला को कसकर पकड़े हुए थीं, जो कुछ देर पहले उसके सपनों की तरह चमक रही थी, लेकिन अब मुरझा चुकी थी। उधर मंदिर से थोड़ी दूरी पर खड़ा सूरज अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं और आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। उसका ड्राइवर दरवाजा खोलते हुए बोला, सर चलें। सूरज कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा, उसकी नज़र अनजाने में मंदिर की तरफ उठ गई। वहां ईशा अब भी रो रही थी। उस पल सूरज की आंखों में एक हल्की सी नमी उभर आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़रें फेर लीं। कमज़ोर मत बनो सूरज, उसने खुद से कहा। तुम यहां किसी और मकसद से आए हो। गाड़ी आगे बढ़ जाती है और पीछे छूट जाती है एक टूटी हुई मोहब्बत। शाम ढल चुकी थी। ईशा धीरे धीरे अपने घर लौटती है। हर कदम भारी था, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे देखती है और घबरा जाती है। ईशा, ये क्या हालत बना रखी है तूने? माँ उसके पास दौड़ कर आती है। ईशा कुछ नहीं कहती, बस माँ के गले लगकर फिर से रो पड़ती है। माँ, वो आ गया, मेरा सूरज वापस आ गया। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी चमकती है। सच? फिर तू रो क्यों रही है? ईशा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। क्योंकि वो अब मेरा नहीं रहा। ये सुनते ही माँ सन्न रह जाती है। क्या मतलब? ईशा सब कुछ बताती है। आकाश, सूरज की वापसी, उसका आईएएस बनना, और फिर उसका बदल जाना। माँ चुपचाप सब सुनती रहती है। कुछ देर बाद वो धीरे से कहती है, बेटा, इतना बड़ा इंसान बनने के बाद लोग बदल जाते हैं। नहीं माँ, ईशा तुरंत बोल उठती है। मेरा सूरज ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज में अब भी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूटने के कगार पर थी। उधर रात के अंधेरे में सूरज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। टेबल पर फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके सामने एक पुरानी फोटो रखी थी। उस फोटो में वो और ईशा साथ खड़े थे, हंसते हुए, खुश। सूरज उस फोटो को घूरता रहता है। माफ करना ईशा, अगर मैंने आज तुम्हें देखा होता तो मैं अपने मकसद से भटक जाता। अचानक दरवाज़ा खुलता है। एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है। सर, आकाश ने पूछताछ में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सूरज की आंखों में एक अलग ही सख्ती आ जाती है। वो बोलेगा, वो ठंडी आवाज में कहता है। उसे बोलना ही पड़ेगा। ऑफिसर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सर, एक और बात है। आकाश बार बार ईशा का नाम ले रहा है। ये सुनते ही सूरज का चेहरा बदल जाता है। क्या कहा उसने? उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो जाती है। सर, वो कह रहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो ईशा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सूरज की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखने लगते हैं। अब सब कुछ साफ हो रहा था। उसका ईशा से दूर रहना, उसका उसे नज़रअंदाज करना, ये सब एक मजबूरी थी। वो जानता था कि आकाश जैसे लोग सीधे वार नहीं करते। वो वहां चोट करते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी ईशा थी। ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो धीरे से खुद से कहता है। फिर अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी सुरक्षा बढ़ाओ, वो आदेश देता है। हर वक्त उस पर नजर रखी जाए, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। ऑफिसर सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। सूरज खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा अंधेरा चल रहा था। तुम्हें दूर रखना ही तुम्हारी हिफाजत है ईशा, वो आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाता है। इधर ईशा अपने कमरे में बैठी है।
आंसू अब भी रुक नहीं रहे। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो थोड़ी देर हिचकिचाती है, फिर कॉल उठा लेती है। हेलो? दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन खतरनाक आवाज आती है। कैसी हो ईशा? ईशा का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगता है। कौन? और फिर जो नाम सामने आता है उसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। मैं आकाश बोल रहा हूं। ईशा की सांस जैसे रुक जाती है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। तुम्हें क्या लगा कहानी खत्म हो गई? आकाश हंसता है। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। फोन कट जाता है और ईशा के चेहरे पर डर की एक गहरी परछाई छा जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज का फैसला सही था? क्या ईशा सच जान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आकाश अगला वार कब और कैसे करेगा? कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन ईशा की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। आकाश का वो फोन कॉल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। ये शब्द जैसे किसी डरावने साये की तरह उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर आकाश करना क्या चाहता है? वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर उसकी हिम्मत पर भारी पड़ रहा था। तभी अचानक उसे एक बात याद आती है। सूरज का बदला हुआ व्यवहार, उसकी बेरुखी, और फिर अचानक आकाश का ये फोन। क्या ये सब जुड़ा हुआ है? ईशा धीरे से खुद से बोलती है। उसे अब महसूस होने लगा था कि कहानी सिर्फ उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। अगली सुबह सूरज अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरे पर वही सख्त अधिकारी वाली शांति थी। टेबल पर रखी फाइलें खुली थीं और हर फाइल में एक ही नाम बार बार सामने आ रहा था, आकाश। सर, वही पुलिस ऑफिसर फिर अंदर आता है। हमने आकाश के पुराने रिकॉर्ड खंगाले हैं और जो सामने आया है वो काफी खतरनाक है। सूरज बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता है। सर, आकाश सिर्फ एक शराबी या गुंडा नहीं है, उसका कनेक्शन एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क से है। और ऑफिसर थोड़ा रुकता है। उस नेटवर्क का नाम है काला चक्र। ये नाम सुनते ही सूरज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। काला चक्र, वो धीरे से दोहराता है। जी सर, ऑफिसर आगे कहता है। ये एक ऐसा गिरोह है जो बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और अफसरों को ब्लैकमेल करता है, और जो इनके रास्ते में आता है वो जिंदा नहीं बचता। कमरे का माहौल एकदम भारी हो जाता है। सूरज कुछ पल के लिए खामोश रहता है, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। और ईशा? वो अचानक पूछता है। सर, हमें शक है कि आकाश ईशा को सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे एक कमजोर कड़ी मान रहा है, आपके खिलाफ। ये सुनते ही सूरज की मुट्ठियां फिर से भिज जाती हैं। अब सब कुछ साफ था। उसका डर सही था। ईशा खतरे में थी, और पहले से भी ज्यादा। उधर ईशा ने फैसला कर लिया था। अब वो सिर्फ रोकर इंतजार नहीं करेगी। अगर सूरज सच नहीं बता रहा तो मुझे खुद सच ढूंढना होगा, उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक नई हिम्मत भी दिखाई दे रही थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है। पुलिस स्टेशन। जैसे ही ईशा अंदर जाती है, वहां मौजूद लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि अब वो कलेक्टर सूरज से जुड़ी हुई थी। ईशा सीधे उस ऑफिस की तरफ बढ़ती है जहां सूरज बैठा था। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर झांकती है, और जो वो देखती है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। सूरज किसी पर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे किसी भी हालत में काला चक्र के सारे सबूत चाहिए। अगर हम चूके तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। ये सब सुनकर ईशा हैरान रह जाती है। काला चक्र? वो धीरे से बुदबुदाती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। अचानक सूरज की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वो ईशा को देख लेता है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं, और उस एक पल में हजारों अनकही बातें गुजर जाती हैं। लेकिन अगले ही पल सूरज का चेहरा फिर से सख्त हो जाता है। यहां क्या कर रही हो तुम? उसकी आवाज ठंडी थी। ईशा उसके इस व्यवहार से थोड़ा सहम जाती है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटती। मुझे सच जानना है सूरज, वो धीरे लेकिन मजबूती से कहती है। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, और ये काला चक्र क्या है? सूरज कुछ सेकंड तक उसे घूरता है। उसके अंदर जैसे एक जंग चल रही थी, दिल और दिमाग के बीच। फिर वो धीरे से कहता है, ये सब तुम्हारे समझने की चीज नहीं है ईशा, बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो।
दूर रहूं? ईशा की आवाज ऊंची हो जाती है। जब खतरा मुझ पर है तो मैं कैसे दूर रहूं? ये सुनकर सूरज चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? ईशा सब कुछ बता देती है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। अब सूरज के पास छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो गहरी सांस लेता है और पहली बार उसकी आंखों में वही पुराना सूरज झलकता है। ईशा, उसकी आवाज इस बार नर्म थी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सच में तुम बदले नहीं हो? वो कांपती आवाज में पूछती है। सूरज उसकी तरफ देखता है, लेकिन जवाब देने से पहले ही अचानक बाहर जोरदार धमाका होता है। पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाता है। लोग चीखने लगते हैं। सर, बाहर बम ब्लास्ट हुआ है। एक सिपाही दौड़ते हुए अंदर आता है। सूरज और ईशा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसी पल उन्हें समझ आ जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। काला चक्र ने अपना पहला वार कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या सूरज इस जंग को जीत पाएगा? क्या ईशा सुरक्षित रह पाएगी, या ये साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। धमाके की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, घायल लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे और हवा में धुएं की कड़वी गंध फैल चुकी थी। ईशा का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। वो वहीं खड़ी रही, सूरज के साथ। सूरज तुरंत हरकत में आ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, जिम्मेदारी। सब लोग अलर्ट हो जाओ, पूरे एरिया को सील करो। वो तेज आवाज में आदेश देता है। कोई भी संदिग्ध इंसान यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। पुलिस वाले तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। ईशा ये सब देख रही थी। उसका सूरज अब सिर्फ उसका प्यार नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका था। लेकिन तभी सूरज की नजर एक चीज पर जाकर टिक जाती है। जमीन पर एक छोटा सा काला लॉकेट पड़ा था। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे उठाता है, और जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। काला चक्र। वो दांत भींचते हुए कहता है। ईशा उसके पास आकर पूछती है, ये क्या है? सूरज कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, ये उनके संगठन का निशान है। इसका मतलब ये हमला उसी ने करवाया है। ईशा की सांसें तेज हो जाती हैं। मतलब अब वो खुलेआम हमला कर रहे हैं? हाँ। सूरज की आवाज ठंडी थी, और इसका मतलब है कि हम उनके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद सूरज अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने वही लॉकेट रखा था। वो उसे घूर रहा था, जैसे उसमें छुपे हर राज को पढ़ लेना चाहता हो। तभी दरवाजा खुलता है। वही पुलिस ऑफिसर अंदर आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। सर, हमें कुछ और भी मिला है। क्या? सूरज बिना उसकी तरफ देखे पूछता है। ऑफिसर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक फाइल टेबल पर रख देता है। सर, ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इनमें एक नंबर बार बार आ रहा है जो इस हमले से जुड़ा हुआ है। सूरज फाइल खोलता है, और जैसे ही उसकी नज़र उस नंबर के मालिक के नाम पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये नहीं हो सकता। वो धीरे से बुदबुदाता है। ईशा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, ये सब देख रही थी। क्या हुआ सूरज? वो घबराकर पूछती है। सूरज कुछ नहीं कहता, बस धीरे धीरे अपनी नज़र उठाता है और सामने खड़े उस पुलिस ऑफिसर को देखता है। उसकी आंखों में अब शक था, गुस्सा था और एक कड़वा सच। ये नंबर तुम्हारा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है। वो ऑफिसर एक पल के लिए चुप रहता है, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। इम्प्रेसिव सर, वो धीरे से ताली बजाता है। आपने उम्मीद से जल्दी सच जान लिया। ईशा का दिल बैठ जाता है। मतलब तुम? उसकी आवाज कांपने लगती है। हाँ। वो आगे बढ़ता है। मैं ही हूं काला चक्र का हिस्सा। ये सुनते ही सब कुछ जैसे रुक जाता है। जिस इंसान पर भरोसा था, वही गद्दार निकला। सूरज गुस्से से उठ खड़ा होता है। तुमने ये सब क्यों किया? उसकी आवाज में आग थी। ऑफिसर हंसता है। क्योंकि इस सिस्टम में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती सर, वो कहता है। हम बस उसी खेल को खेल रहे हैं जिसमें ताकत ही सब कुछ है। और उस ताकत के लिए तुमने बेगुनाह लोगों की जान ले ली? सूरज चिल्लाता है। ऑफिसर की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। ये तो बस शुरुआत है। अचानक वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और सीधा ईशा की तरफ तान देता है। रुको वहीं सर, वो ठंडी आवाज में कहता है। एक कदम भी आगे बढ़े तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी खत्म हो जाएगी। ईशा का चेहरा उड़ जाता है।
उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सूरज वहीं रुक जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शायद पहली बार वो सच में असहाय महसूस कर रहा था। तुम बच नहीं पाओगे, सूरज दांत भींचते हुए कहता है। ऑफिसर मुस्कुराता है। बचना किसे है सर, वो कहता है। हम तो इतिहास बनाने आए हैं। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। बंदूक अब भी ईशा पर तनी हुई थी। और हाँ, ये तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी से तो आप अभी मिले ही नहीं हैं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर भाग जाता है। सूरज तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक वो भीड़ में गायब हो चुका होता है। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। ईशा कांप रही थी, लेकिन जिंदा थी। सूरज वापस उसके पास आता है। कुछ पल के लिए दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर ईशा धीरे से कहती है, अब तो सच साफ है ना? सूरज उसकी तरफ देखता है। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है ईशा, कहती है। अब ये हमारी है। सूरज की आंखों में एक नई चमक उभरती है। अब वो अकेला नहीं था, लेकिन खतरा अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ गद्दारों से नहीं, बल्कि उस असली खिलाड़ी से लड़ना था जो अब तक परछाइयों में छुपा हुआ था। अब सवाल यह है, वो असली मास्टरमाइंड कौन है? और जब उसका सच सामने आएगा, तो क्या सूरज और ईशा उसे झेल पाएंगे? कहानी अब अपने सबसे बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रही है।